नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद। आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से हो चुका है। इनफैक्ट अगर नहीं हुआ तो हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं और सुबह खैर कहते हैं। अल्लाह करे अच्छे से आपकी सुबह का आगाज़ हो जाए, आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे और कम से कम ज़्यादा परेशानी ना हो। एक परेशानी तो गर्मी ने बहुत ज़्यादा की हुई है और उसके साथ साथ बाकी परेशानियाँ ऐड ऑन हो जाती हैं। कल हमने बजट तकरीर सुनी, उसने भी बहुत परेशान किया, उस तरफ हम आएंगे। फिल वक्त थोड़ा सा हवाला हम आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप का देते चलें। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग थोड़े से ज़्यादा मायूस हैं मेरी तरह, क्रिकेट नहीं देख रहे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बाद, उनको बताएं कि कल इंडिया वर्सेस यूएसए हुआ और इंडिया ने वो मैच जीत लिया, कंफर्टेबली जीत लिया। कुछ थोड़ी सी सांसें बहाल हुई हैं हमारी टीम की भी। अमेरिका जो है जब हारा है अब, लेकिन इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। 7 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल इंडिया ने तीसरी कामयाबी हासिल करते हुए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इंडिया और अमेरिका का 111 रन का हदफ बासानी 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में इंडिया ने हासिल कर लिया था। सूर्य कुमार यादव 25 और शिवन दुबे 31 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त। यादव ने 50 रन स्कोर किए, 49 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 2 छक्के लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ खैर इनमें से कोई भी बैटर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका था। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज विराट कोहली इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म। कल भी आउट हो गए, अब डक के ऊपर आउट हो गए। कोई आजम खान की 7.5 उनकी तरफ ही चली गई, मुझे लगता है ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन कितने अफसोस की बात है ना, हम कह रहे हैं कि टीम की सांसें बहाल हुई हैं और सांसें बहाल कराई किसने? इंडियन टीम। आई मीन आप एक तरफ कहते हैं कि हम जी रवायती हरीफ हैं, मदर ऑफ ऑल मैचेस हम खेलते हैं ऑल दैट, और दूसरी जानब आपको सहारा चाहिए इंडिया का, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, कि वो आपकी सांसें बहाल कराए। तो दिस इज अ शेमफुल काइंड ऑफ स्टेट जी। हमें इससे निकलना पड़ेगा, निकलना चाहिए और हम हमेशा ये कहते नजर आते हैं लेकिन उसके बाद होता नहीं है। लेकिन इंडियन टीम ने कल बहरहाल अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया है और कंफर्टेबली कल का मैच जैसे जीतना चाहिए था यूएसए कनाडा वगैरह जैसी टीमों के खिलाफ, वैसे जीता है उन्होंने। तो खैर इस पे भी हम जाके डिस्कशन कर ही लेंगे आगे, थोड़ा बहुत हमारे साथ कोशिश करेंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब ज्वाइन करें, उनसे हम बात करें। लेकिन इससे पहले, बल्कि नहीं इससे पहले कि आप इसके बाद जरा आगे बढ़ जाते हैं और कल का दिन पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन था, अदर दिन द क्रिकेट जरा हम बात करें। और वो बजट के हवाले से तक कल पाकिस्तान को जो मालियाती बजट है 2024-25 उसको पेश कर दिया गया और इस बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन को तो बड़ा ही खुश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में माशाल्लाह 25% तक इजाफा कर दिया गया और जो निजी मुलाजमीन है वो हैं जिन्हें कहते हैं पंजाबी च मतरे सुतेले, उनके साथ क्या सलूक किया गया। उनकी न सिर्फ तनख्वाहें तो खैर क्या ही बढ़नी है या क्या ही मैकेनिज्म हुकूमत ने कोई बनाना है, टैक्सेस का बोझ क्या डाला गया, टैक्सेस के अंदर रोन दिया गया उनको। इस तरह की सूरत हाल कर दी गई। न सिर्फ टैक्सेस बढ़ा दिए गए, कुव्वत खरीद ऑलरेडी कम है, जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं और उनके ऊपर बेपनाह टैक्सेस लगा दिए गए हैं। जी हाँ, कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसमें टैक्सेस की भरमार नहीं की गई है। इत्तेहादी हुकूमत ने जिस तरह से भी हम बात करें अपना बजट पेश कर दिया है। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कौमी असम्बली में 8,500 अरब रुपए के खसारे के साथ 18,877 अरब रुपए का जो वफाकी बजट है वो पेश किया। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वफाकी बजट में FBR की टैक्स वसूलियों का जो हदफ है उसे 12,970 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ जो है 4,845 अरब रुपए, जबकि खाम वसूलियों का जो हदफ है 17,815 अरब रुपए है। अखराजात जारिया का जो हदफ है वो 17,203 अरब रुपए और कर्जों पर जो सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपए के अखराजात तजवीज़ किए गए हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नंबर है कि सिर्फ आप डेट सर्विसिंग के लिए मोर देन 9,000 बिलियन आप दे रहे हैं। और एक मकूला हम सुनते थे कि आमदन 98 खर्चा रुपया, ये बिल्कुल इस वक्त वही है कि हम जितना कमा रहे हैं उससे डबल हमारा खर्चा है और तकरीबन पूरे बजट का ही तो हम डेट सर्विसिंग के अंदर सूद की मद में दे रहे हैं, असली कर्जे अपनी जगह पे खड़े हैं। खैर जी, ये जो अमाउंट हम आपको बता रहे हैं, कुल टैक्स आमदन का तकरीबन 75% बनता है। दिफाई बजट की मद में 2122 अरब रुपए, 2122 अरब रुपए और सब्सिडीज जो डिफरेंट गवर्नमेंट देती है इसके लिए 1363 अरब रुपए के अखराजात तजवीज़ किए गए हैं। हुकूमत चलाने के लिए 839 अरब रुपए, जबकि जो तरक्याती बजट है और गैर तरक्याती अखराजात है उसके लिए 1,674 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाकी PSDP के लिए 1400 अरब मुकर्रर किए गए हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन है एज ऑफ टोल्ड 25% उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ और 17 से ऊपर 20%, जबकि पेंशनर्स की के लिए 15% इजाफा किया गया है। मजदूर की कम से कम उजरत एटलीस्ट इन द बुक्स 37,000 रुपए कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे
सवाल ये है कि जो निजी इदारों के इतने ज्यादा मुलाजमीन हैं जिनकी तादाद लाखों में है बल्कि करोड़ों में भी शायद हो, उनका क्या बनेगा? क्या उनके लिए कोई मैकेनिज्म दिया गया? तो जवाब है नहीं। इसके अलावा क्या हुकूमत ने अपने खर्चे कम करने के लिए कोई प्लान दिया? तो जवाब है नहीं। क्या रिटेलर्स को डायरेक्ट टैक्स किया गया? तो जवाब है नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको टैक्स किया जाना था। गर्ज ये कि उसी गर्दन को एक बल और दिया गया है और हुकूमत ने अपने खर्चों का बोझ दोबारा हम लोगों पर डाला है जो तनख्वाहदार तबका है, और वो हमारी जेबों से निकलेगा। पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा। वो गवर्नमेंट जो दावे कर रही थी कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और जो हम कर सके वो करेंगे, शहबाज साहब ये आपने किया है। और मैं तो इस मौके पे सिर्फ कहूंगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि बजट अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक आया और हद्दुल इम्कान कोशिश की गई है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, जो कि नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी। सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अयूब मेहर हमारे मौशियात हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कल और डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, हर हुकूमत इसी तरह से वादे करती है, फिर बजट आता है तो आवाम की उम्मीदों पर पानी भी फिर जाता है। कल बजट पेश किया गया माली साल 2024-25 का, कैसे देखते हैं? एक बैलेंस्ड बजट है ये? बज़ाहिर तो नहीं लग रहा, और मामलात जो है IMF के साथ भी चूंकि हमारे चल रहे हैं तो उसकी वजह से इस तरह का बजट आया। देखिए, दो चीजें, पहले IMF पे आ जाए। एक छोटा सा मतलब है, आप एज्यूम करें कि अगर हम IMF की कंडीशंस को एक तरफ रखते हैं, IMF की अगर कंडीशन ना होती, और क्योंकि IMF से जो पैसे मिल रहे हैं उसका बजट से डायरेक्ट ताल्लुक भी नहीं है, वो कंडीशन बजट वाली होती है, लेकिन वो पैसे तो बहरहाल लेके लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए होते हैं। वो डायरेक्ट बजट पे तो वो शामिल नहीं होते, वो कोई डेवलपमेंट का लोन नहीं होता। थोड़ी देर के लिए अगर फर्ज करें कि अगर IMF की कोई कंडीशन ना होती तो हम फिर कैसा बजट बनाते? क्या फिर कोई एक शेडो बजट कोई इस तरह का कोई बता सकता है कि हम ये ना करते, ये करते, इस चीज पर टैक्स ना लगाते? तो उस पे बेसिकली जवाब ये कि IMF को के बजाय हम देखें कि हम क्या कर सकते थे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, देखिए, एक बहुत अरसे से एक चीज ये चली आ रही है कि बजट जब पेश किया जाता है तो बजट को समझा ये जाता है कि क्या खर्चे हैं हमारे और उन खर्चों को पूरा करने के लिए कहाँ से हम रेवेन्यू लाएंगे। तो हम रेवेन्यू बढ़ाने का सोचते हैं या खर्चे कम करने का सोचते हैं। टोटल एक्सरसाइज इस पे चल रही होती है। जी, ऐसी है। बेसिकली नेशनल बजट जो है, नेशनल बजट एक रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक पॉलिसी को, फिस्कल पॉलिसी को। उसके टारगेट्स होते हैं, वो आप कैसे अचीव करेंगे, आपको GDP ग्रोथ रेट क्या चाहिए, पॉवर्टी कितनी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम होगी, इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल में आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम कितनी आपकी बढ़ जाएगी। बेसिकली नेशनल बजट में इन चीजों का, ये चीजें फोकस की जाती है। ये सिर्फ एक वो अकाउंट्स का वर्क नहीं है कि इतने हमारे खर्चे हैं, इतने हमारे रेवेन्यू हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो इतना हम लोन लेंगे। ये तो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज हो जाती है। नेशनल बजट का ये काम नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट जो उठाया ना, आपने कहा कि आप बताएं फिर कौन सा टैक्स ना लगता। हम ये तो नहीं कह रहे कि कौन सा टैक्स ना लगता डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पे ये कि कौन सा टैक्स लगना चाहिए था जो नहीं लगा। ये असल मसला हमारा ये चल रहा है और बहुत अरसे से। मैं जरा आपकी इजाजत से ये सवाल, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं जरा उनके सामने भी रखता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह खैर डॉक्टर साहब। अच्छा, एक तो ये बड़ा अहम नुकता है कि टैक्स कौन सा ना लगता। चले जो लग गया वो तो उनको फॉर द टाइमिंग आप साइड पे रखें। जिन टैक्सेस को लगना चाहिए था या जिन तबकों को मुसलसल हम एड्रेस कर रहे थे कि इनके ऊपर, जैसे रिटेलर तबका है उसमें उन्होंने फिक्स टैक्सेशन की बात तो की है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, बट स्टिल वो कहते हैं ना एक दीवाने का ख्वाब है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और वो सारा बोझ अल्टीमेटली फिर जो इजाफी को 3000 अरब हमने बनाने हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी तनख्वाहदार तबके के ऊपर आ रहा है जिसे हमने जीने का पहले नहीं छोड़ा। योर टेक ऑन दिस डॉक्टर साहब। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ना सिर्फ ये रिटेलर बल्कि इनकम ऑन एग्रीकल्चर बात हो रही थी कि इनको जी डॉक्टर साहब, रियल एस्टेट पे सिर्फ ये तो हो गया कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे जो है टैक्स की शरह ज्यादा हो जाएगी, या कैपिटल जो टैक्स है वो आ गया। लेकिन जो बड़े बड़े बिल्डर्स और जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता है उनके बारे में तो बिल्कुल कोई बात नहीं की गई। इसी तरह से इनकम ऑन एग्रीकल्चर, और मैं एग्रीकल्चर टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो आमदनी की बात कर रहा हूँ, हाँ वो ज़राअत से आ रही हो या वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रही हो, वो इसमें से रह गई। और जो स्लैब चेंज हुए उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो मसला है वो टैक्स एग्जम्प्टेड जो थ्रेशोल्ड है उससे है
कि एक तरफ तो आप 37,000 रुपए जो है वो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम वेज है 37,000, और अगर आपकी मिनिमम वेज से 13,001 रुपया माहाना तनख्वाह बन जाती है जी। तो वो जो 50,000 से ऊपर होगी उस पर आप 5% टैक्स ले रहे होंगे। तो इस स्लैब को हमें थोड़ा सा मजीद ऊपर लेके जाना चाहिए था, कम से कम कोई ये माहाना 90,000 रुपए तक को टैक्स एग्जम्पशन दी जानी चाहिए थी। लेकिन इसी तरह अगर हम देखें तो इसमें जो है कुछ अच्छी चीजें भी हैं बजट में। फॉर एग्जांपल ये बजट काफी रियलिस्टिक है, इसमें जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ ऑडियो का इशू है आपका, आपको प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहे, काइंडली इसको जरा थोड़ी सी लोकेशन शायद चेंज कर ले, बेहतर हो जाए। मीनवाइल मैं डॉक्टर अयूब से बात को आगे बढ़ा लेता हूँ। ये जो टैक्स स्लैब्स की रिवीजन है, मैं जरा इस पे बाद में आना चाह रहा था क्योंकि डॉक्टर आबिद ने इसको टच किया है। तो डॉक्टर अयूब, आपको पता है कि परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की, आपको पता है कि 50,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है आजकल के दौर में। क्या शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन को 50,000 रुपया बहुत लगता है कि उन्होंने इस बेस के ऊपर इसको टैक्स स्लैब को हिट किया है, और माहाना 6 लाख इनकम से जो ही आप थोड़ा सा एक्सीड करेंगे तो उसके बाद आप टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे? तो आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रेट अवे आपने गला दबा दिया उस शख्स का जो ऑलरेडी बेचारा रेंट नहीं दे पा रहा, बाइक का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पा रहा, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, तो इलाज तो छोड़ ही दे, बीमार रहता है, हॉस्पिटल नहीं जाता? डॉक्टर अयूब, देखिए, पहले बात यह कि गुज़िश्ता काफी अरसे से जो बजट आ रहे हैं उनको अगर सबको हम कंबाइन करके अगर देखें तो जो फिस्कल पॉलिसी के बगैर आ रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू और टारगेट की बात हो रही है, उसमें एक खास बात ये आ रही है, आप तमाम बजट्स को अगर कंबाइन करके देखें कि जो उसकी जो जद पड़ती है ना, जो हिट किया जाता है वो लोअर इनकम को भी नहीं किया जाता, हायर को भी नहीं किया जाता, वो मिडिल इनकम क्लास जो है, और मिडिल इनकम क्लास एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो मैं कहता हूँ 5 करोड़ से शुरू होती है और बैंक ऑफिसर तक जाती है। ये एक कैटेगरी है जो डायरेक्टली उससे हिट हो रही होती है। हर बजट उसको ही इसी कैटेगरी को हिट करता है, और अनफॉर्चुनेटली इस बजट में इस चीज की वर्स्ट पोजीशन है कि इसमें वो शख्स जो बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के लिए क्वालिफाई नहीं करता, जो भीख नहीं मांग सकता, उसको हिट किया गया है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करके अगर कोई शख्स इस काबिल हो जाता है कि वो अपने अर्निंग कर सकता है, सिर्फ अर्निंग कर सकता है, पॉवर्टी लाइन के करीब करीब पहुंच जाता है, उससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है, तो वो दोबारा नीचे चला जाएगा पॉवर्टी लाइन से। जिस तरह के टैक्सेस लगाए गए हैं, जिस तरह की स्लैब्स बनाई गई हैं, और इसमें देखिए सबसे मसला जो बड़ा आ रहा है कि जो पहले खबरें आ रही थी, जो न्यूज आ रही थी, किस कैटेगरी पे टैक्स लगाया जाएगा, कौन सा टैक्स लगाया जाएगा, कल के बजट के बाद फिर पता लग गया कि वही ट्रेडिशनल चीजें की गई हैं। जिन लोगों पे टैक्स लगाया है उन्हीं को बटन किया गया है, उन्हीं पे मजीद टैक्स लगाया गया है। और अभी तो देखें इमरान साहब, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, एक ट्रेंड बना हुआ है, मीडिया में भी ये ट्रेंड बना हुआ है कि जो बजट स्पीच होती है उस पर जो बयान किया जाता है सिर्फ हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, बजट नहीं पढ़ा जाता। बजट में क्या चीजें हैं वो बाद में आती हैं, हम सिर्फ स्पीच पे जाते हैं। और स्पीच में नेचुरल एक चीज है कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच कर रहा होगा वो उसकी पॉजिटिव को, फेवरेबल चीजों को हाईलाइट कर रहा होगा। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बजट डॉक्यूमेंट्स में होती है। अच्छा। मैं एक चीज की तरफ खासतौर पे इशारा करना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई 7 ट्रिलियन रुपीस के करीब डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है, जो 9 ट्रिलियन से ज्यादा का डेफिसिट होगा। उसमें से 5.1 जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लिया जाएगा। अच्छा। जो ज्यादा खतरा नजर आ रहा है, बजट से ज्यादा बड़ी बात नजर आ रही है, वो ये कि आने वाले दौर की एक पिक्चर सामने आ रही है कि जो बैंक के डिपॉजिट्स हैं वो हुकूमत बड़ी तेजी से कंज्यूम कर रही है। पब्लिक के डिपॉजिट टुवर्ड फिस्कल डेफिसिट यूटिलाइजेशन जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं। वो कहाँ आने चाहिए? वही तो इन्वेस्टमेंट पे यूज होने चाहिए। अच्छा। उन्हीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, जीडीपी ग्रोथ हो, मुल्क की तरक्की हो। उसकी वजह से वो पैसे, ये जो डेफिसिट हुआ है 9 ट्रिलियन से ज्यादा का, वो कमर्शियल बैंक के जरिए और नेशनल सेविंग के जरिए यूटिलाइज होगा। तो इस बहुत सारी तफसीलात हैं जो बाद में आती हैं। सिर्फ अभी तो हम बजट स्पीच के जो पॉइंट्स है उनको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, बजट स्पीच के पॉइंट्स पर सजेशंस भी दिए जा रहे हैं, बड़ी तनकीद भी की जा रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि अगर तरक्याती जो बजट है उसे कम कर दिया जाता, ज्यादा टैक्स ना लगाना पड़ता, तरक्याती और गैर तरक्याती जो अखराजात है उसके लिए 1674 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो क्या ऐसा जो उनका सजेशन है, क्या ऐसा हो सकता था? देखिए, उसमें बेसिकली ये पूरा जो डेवलपमेंट का बजट है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें वो 1.5 के करीब है, 1.6 के लगभग है।
उसको अगर आप कम कर दें, मैं कहता हूँ जो मजीद टैक्स लगाए गए हैं वो तो 3 ट्रिलियन से ज्यादा के लगाए गए हैं, जो मजीद कलेक्शन की जाएगी 3.8 ट्रिलियन से ज्यादा की जाएगी। तो डेवलपमेंट बजट को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये है कि वो जो टैक्स आपको एडिशनल लगाने पड़े हैं, वो टैक्स भी आपको इतने टैक्स चाहिए थे, इस पे भी कोई शक नहीं, और खर्च कम करना पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। कहाँ से खर्च, आधे से ज्यादा बजट तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है ना, डेट रिडेम्पशन में जा रहा है। मजीद खर्च आप कम नहीं कर सकते। मसला सिर्फ ये है कि जो टैक्स मजीद लगने चाहिए थे और जिन पर लगने चाहिए थे उसके डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली इशू है। बहुत सारे आपके यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको बजट की बहुत बड़ी तादाद है, जिनको उसकी परवाह नहीं होगी कि बजट में क्या हुआ है, उनको कोई वो बहुत वेल ऑफ है और उनके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि उस रिसोर्सेज की वजह से उनकी नस्लें भी जो है वो समझते हैं कि हम प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। उनमें से 300-350 तो पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं जी, जो बजट जब पेश हो रहा था 300-350 तो वहीं। मसला ये है कि वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे हैं, और कोई भी गवर्नमेंट हो वो गवर्नमेंट बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करने के लिए, कोई भी पार्टी हो, सबका एक ही एटीट्यूड है, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तनख्वाहदार तबका क्या करे? मैं और आप इस पे डिबेट करेंगे, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। कल औरंगजेब साहब आए जिनका कोई ऐसा पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं था, एक वजीर ख़जाना उनको लगाया गया, ये एम किया गया कि मुल्क बेहतरी की जानिब जाएगा। हम ये एम कर रहे थे कि वो कम से कम उस पिसे हुए तबके को जो बिल्कुल उस एज पे है कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाए, बल्कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की लकीर से नीचे चला जाए, मैं तो इसको ऐसे कहता हूँ। कल उन्होंने उसको दबा दिया, रिटेलर सेक्टर को हिट नहीं किया, ज़राअत के हवाले से इतनी कोई बात ही नहीं की। ज़राअत में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे या हम इनोवेशन कैसे लाएंगे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर हम रिलाई कर सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने हम एग्जांपल बन सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं की गई। इसके अलावा अगर आईटी सेक्टर को भी फोकस किया गया तो मेरे ख्याल में वो अप टू द मार्क नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा और बेहतर तरीके से ज़्यादा फोकस किए जाने की ज़रूरत थी। तो फिर ये तनख्वाहदार तबका फिर क्या करे? चुप करके बेचारा रोता रहे? वो लोग जो इस वक्त 15, 18, 20, 25, 30, 50 हज़ार रुपए के मुलाजमीन हैं, वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या हल है? फिर हमारी मईशत क्या सजेस्ट करिए उनके लिए? देखिए, बेसिकली वही जो मैंने कहा ना कि बेसिकली बजट को एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डॉक्यूमेंट के तौर पर इन्होंने देखा है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं देखा गया। इसीलिए इकोनॉमिक या फिस्कल पॉलिसी तो बजट से पहले आनी चाहिए ना, जो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके साथ फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट, उसके टारगेट होते हैं। और यहाँ एक प्रैक्टिस बनी हुई है, आप देखें, ये हो, इनसे पहली गवर्नमेंट हो, उससे पहली गवर्नमेंट हो, जब महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, पॉवर्टी की बात की जाती है, तो आप देखिए एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी, फूड प्राइसेस बढ़ेगी, बता दिया जाता है कि एक्सचेंज रेट की वजह से ही फर्क पड़ा है, कॉस्ट इतने में पड़ रही है एनर्जी की, इससे कम पे तो बिजली दे ही नहीं जा सकती। बेसिकली जब टैक्स लगाए जाते हैं तो फिस्कल पॉलिसी का मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये मैकेनिज्म देखा जाता है कि अगर टैक्स लगाए जा रहे हैं तो जो आवाम की डिस्पोजेबल इनकम, जो उनके पास इनकम बच रही है, क्या वो अफोर्डेबल है, कि उसके इनकम को देखा जाता है टैक्सेस लगाने से कि वो अफोर्डेबल है। हुकूमत का काम रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर के टारगेट्स मीट करना नहीं, हुकूमत का काम ये है कि अगर आप जो चीजें बना रहे हैं, जो चीजें आवाम खरीदेंगे, अगर उनकी प्राइसेस उस लिमिट से ज्यादा है तो फिर दो ही हल होते हैं कि या तो आवाम की इनकम इसलिए बढ़ा दी जाए कि वो चीजें अफोर्ड कर सके। इनकम बढ़ाना इकोनॉमिक पॉलिसी है, कैसे इनकम बढ़ाई जाए, या फिर उन चीजों की कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए ताकि प्राइस कम हो जाए। कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, ऑयल की प्राइस कैसे कम की जाए, एनर्जी की प्राइस कैसे कम की जाए, वो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो प्राइस को और इनकम को लोगों की मेंटेन किया जाता है, बजट उसके बाद की बात होती है। अच्छा, अभी जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो इनकम बच रही है उसको। अच्छा, एक ये बताइए, जो प्राइवेट मुलाजमीन है, डॉक्टर साहब आप इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है जो सरकारी मुलाजमीन नहीं है। एक तो सरकारी मुलाजमीन की एफिशिएंसी का ये लेवल है कि सारे इदारे हुकूमत कह रही है हम बेच देंगे, चल ही नहीं रहे। आप PWD बंद किया जा रहा है, PIA बेचा जा रहा है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यू नेम इट, वो इदारे बंद कर रहे हैं क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है। वो कह रहे हैं ये काम नहीं करते सरकारी मुलाजमीन, जाहिर बात है काम नहीं करते, इसलिए इदारे घाटों में चल रहे हैं। और दूसरी जानिब उन्हीं लोगों को 25% आके एनुअली 20% आके हुकूमतें नवाजती हैं, चूंकि या तो पॉलिटिकल इंडक्शंस हैं या वहां से उनको वोट मिलना है और उन्होंने बल्ले बल्ले करवानी है कि जी इस हुकूमत ने बड़ी तनख्वाह बढ़ा दी है। तो ये जो प्राइवेट मुलाजमीन है जो एक्चुअली चला रहे हैं इस मुल्क को मुख्तलिफ सेक्टर्स में रहते हुए, और उसमें सभी सेक्टर्स आ जाते हैं, उनकी क्या गलती है कि ना हुकूमत की तरफ से उनके लिए कोई मैकेनिज्म है, और ना उन प्राइवेट मुलाजमीन जहां पे वो काम करते हैं उनके अफसरान के दिल में या मालिकान के दिल में उनके लिए कोई रहम है कि उनको भी देखें कि जब डॉलर 100 रुपए का था तनख्वाह 20,000 थी, डॉलर 300 का है तनख्वाह 20,000 ही है। तो ये इक्वेशन को समझ आती है आपको बतौर बाहर मईशत?
देखिए, इसमें दो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक तो ये प्राइवेट जो डायरेक्ट हिट होगा, एक तो जो टैक्सेस की वजह से एम्प्लॉय वैसे भी हिट हो रहे हैं। दूसरा देखिए, ये जो मिनिमम वेज बढ़ाई गई है ना, मिनिमम वेज से बजट का तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो फिगर बजट में तो नहीं आ रहे होते। बजट में तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आती हैं। वो जो मिनिमम वेज बढ़ाई जाती है, तो उसमें देखिए मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन को भी इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे सर्व करता रहा हूँ, PCCI में भी मैं सर्व करता रहा हूँ एज DG। जो मेरे पास जो डेटा है, मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी मुलाजमीन की तादाद ऐसी होती है जो छोटे मुलाजमीन होते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको मिनिमम वेज जिनके लिए होती है। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने उन एम्प्लॉयज को इसलिए रखा हुआ होता है कि उनको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए रखा गया होता है, उनका कोई खास फंक्शन नहीं होता, जरूरत के तहत नहीं रखा गया होता। जब आप मिनिमम वेज की तलवार लटका देते हैं और एम्प्लॉयर को बाकायदा चेक करने जाएंगे, जब चेक करने जाएंगे तो उसके लिए एक इजी वे ये बचता है कि वो इन एम्प्लॉय से जान छुड़वा ले, उनको उसको जरूरत नहीं है। तो ये मजीद अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली पॉलिसी बनती है। वो एम्प्लॉयर को फैसला करने दे, बजाय इसके कि तनख्वाह बढ़ाए वो बंदा ही निकाल देता। एग्जैक्ट, वो यही होता है, फिर यही होता है। दूसरा ये कि जब तनख्वाहें बढ़ाएंगे, टैक्सेस की वजह से जब तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, तो वो तनख्वाहें जब बढ़ती हैं तो वो देखें बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बन जाती हैं। वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे फूड आइटम हो, चाहे केमिकल हो, चाहे क्लॉथ और टेक्सटाइल हो, वो खर्चा बढ़ेगा ना। जब वो टैक्स को मैनेज करने के लिए जब एम्प्लॉय का गुजारा नहीं होगा और उसका एम्प्लॉयर उसकी अगर सैलरी बढ़ाना भी चाहे, तो एम्प्लॉयर की सैलरी बढ़ाने का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना। तो वो कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि इन्फ्लेशन, ये बजट जिसमें कहा गया है कि 12% पे इन्फ्लेशन आएंगे, इट इज डाउटफुल स्टेटमेंट। इसने टैक्सेस के बाद 12% नहीं हो सकता। ये तो IMF ने भी कहा था कि इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन की वजह से इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्रिएट हो सकती है। तो इन्फ्लेशन कम होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अगर इन्फ्लेशन इस तरह से समझ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि लोगों की बाइंग पावर ना रहे, और बाइंग पावर नहीं है तो फिर प्रेशर नहीं आएगा प्राइसेस पर, उससे कंट्रोल हो जाएगा, तो वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। वो कोई अच्छी सूरत हाल बनती दिखाई भी नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूब मेहर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि कहाँ से बजट आया और एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या क्या असरात होने वाले हैं। वैसे अब असरात तो हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं कि टैक्सों की भरमार कर दी गई है, टैक्सों का नया सुनामी जो है वो बजट की शक्ल में एक सैलरीड क्लास के ऊपर जो है वो आ गया है। एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जिस पर बात या तो बहुत कम होती है इमरान, और मेरे ख्याल से इस पर बात करना भी मायूब समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, और बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, और इस पर बहुत ज्यादा बात बिल्कुल होनी चाहिए। ये वो मसला है जिस पर अगर काबू नहीं पाया गया तो ये एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और वो मसला जनाब आबादी का मसला है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वें ममालिक में होता है, ज्यादा आबादी के लिहाज से। गुज़िश्ता साल होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की जो कुल आबादी थी 24 करोड़ से ज्यादा है, और मुल्क की आबादी की सालाना शरह में 2.5% इजाफा हो रहा है। और अगर बात की जाए रवा माली साल के इक्तिसादी सर्वे की, तो उसके मुताबिक 2017 से 2023 के दरमियान पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है वो 75.67 मिलियन से बढ़कर अब 93.75 मिलियन हो चुकी है। इट्स ह्यूज। सियासी पार्टियां हमेशा अपने मंशूर में बात करती हैं कि आबादी को कंट्रोल किया जाएगा, इस पर जामे पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन वो बात सिर्फ फाइलों तक और मंशूर तक महदूद होकर रह जाती है, उस पर कोई अमली तौर पर काम होता हुआ हमें नजर नहीं आता। आबादी के बढ़ने से अगर देखा जाए तो जिंदगी के हर शुबे पर असरात होते हैं। बिल्कुल असरात होते हैं, और मनफी असरात होते हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसे जैसे खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाता है जो आबादी का तूफान है, और सब कुछ तबाह बर्बाद नजर आता है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, हॉस्पिटल्स में रिसोर्सेज कम होते चले जाते हैं। फैमिली प्लानिंग इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले अगर किसी चीज़ पे पाकिस्तान में काम होना चाहिए, जैसे हम क्लाइमेट चेंज को बड़ा प्रायोरिटाइज करते हैं वो भी है, लेकिन फैमिली प्लानिंग या आबादी का कंट्रोल जो है ना, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हो सकता है? हमने कहा इस पर एक टॉपिक हम प्लान करें। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सैयदा बतूल मजहर साहिबा मौजूद हैं। आप प्रोफेसर हैं, HOD रही हैं MCH PIMS की। उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं और उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये एक, क्योंकि बहुत सारे टैबूज भी तो इसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं, मजहब को मिला दिया जाता है, और फिर उस वजह से इस पर बात भी करना ज़रा महाल हो जाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ़ यू आस्क मी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक का सबसे बड़ा मसला ये है कि वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, आबादी ज़्यादा है। सो वे टू स्टार्ट डॉक्टर साहिबा, आप ज़रा हमें थोड़ा बताइए।
जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। ये एक जिसे कहते हैं ना, ये मल्टीटास्किंग की ज़रूरत है, ये एक बहुत मल्टी सेक्टोरल मसला है। ये एक चाबी नहीं है इसके लिए, ये पूरी की पूरी जो हमारा सोसाइटी या पाकिस्तान का जो मिल्यू है उसमें एक मेजर चेंज की ज़रूरत है। हम किसी पे ठोस नहीं सकते कि वो कितने बच्चे पैदा करें, लेकिन वेयर डू यू इंटरवीन? हमारी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, बच्चियां 50% से ज्यादा अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट लड़कियां 25 से 30% हैं, उनकी कोई सोशल जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो उनका जो मसरफ है जो माशरे में आई ऑलवेज से अच्छा तो नहीं लगता कहना, बट अ वुमन इज मोर देन हर वूम। मतलब वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, उसके बहुत से सोसाइटल रोल्स हैं, लेकिन उसको किसी में आने ही नहीं दिया गया। जब आप तालीम ही नहीं देंगे तो बात ही खत्म हो गई। तालीम पहली चीज है, जब शौहर और बीवी तालीम याफ्ता होते हैं तो वो कोई फैसले कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। क्या हमारे पॉपुलेशन की प्रायोरिटी है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्कूल्स में क्या फैसिलिटी है कि वो स्कूल में जा सकते हैं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सरकारी स्कूल बिल्कुल भरे हुए हैं, तो गरीब आदमी के पास कोई स्कूल नहीं है जाने के लिए। सो ये बहुत सी चीजें हैं जिसका पहली जो चीज हमें, और कितनी प्रायोरिटी आपने हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ तालीम से होती नहीं है, और भी चीजें हैं। आप कितनी सिक्योर हैं? मुझे कोई कहता है जी ईरान है, वहां पे चादर लेनी पड़ती है, बुर्का लेना पड़ता है स्कूल में। मैंने कहा जी आप मुझे चादर क्या, मैं शटलकॉक बुर्का भी पहनने को तैयार हूँ। रात के 2 बजे अगर मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ और महफूज हूँ तो मुझे आप जो कीजिए, मैं राजी हूँ, लेकिन मुझे महफूज कीजिए। सो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसमें इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो अल्टीमेटली इकोनॉमी का होता है। कि जब तो डॉक्टर साहब अभी कहाँ पे कमी रह रही है, क्यों अवेयरनेस नहीं है इस टॉपिक के हवाले से? इस तरह भी हमने जिक्र किया कि सियासी पार्टियां बात तो करती हैं अपने मंशूर में कि इस पर अमल दरामद कराया जाएगा, फैमिली प्लानिंग को शामिल किया जाता है, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद अगरचे हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती रही तो डेफिनेटली जो हमारे मौशी टारगेट्स है वो तो फिर हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये मुझे एक मौका मिला है, ये चीज मेरे ऊपर कोई पिछले 1-2 साल में बावर हुई। आप लोगों ने सुना होगा, ये मेरे डोमेन से बाहर है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, एनएफसी अवार्ड होता है जी। क्या आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान में एनएफसी अवार्ड पॉपुलेशन की बेसिस पे प्रोविंसेस में दिया जाता है? ये किसी तरक्की पजीर तरीके याफ्ता मुल्क में ऐसे नहीं होता। आपको अपने डेवलपमेंट टारगेट्स, अपने आउटपुट्स की बेसिस पे अवार्ड्स मिलते हैं। पाकिस्तान में कितनी आबादी है उसकी बेसिस पे 80-90% अवार्ड उस पे मिलता है। तो हर पॉपुलेशन, जितनी प्रोविंसेस है ना, बलूचिस्तान, सिंध, वो इस दौड़ में है कि अगर हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन शो होगी तो हमें अवार्ड ज्यादा मिलेगा। तो ये आप इंडिया में देखिए, उधर हार्डली 20% पॉपुलेशन का रोल है इस अवार्ड में। उनकी कितनी प्रोविंसेस हैं, बाकी उनकी क्या उन्होंने टारगेट्स अचीव किए पिछले 5 साल में, क्या उनके क्लाइमेट चेंज, उनके एनवायरनमेंट, उनकी फैमिली प्लानिंग, उनकी एजुकेशन, उसकी बेसिस पे अवार्ड मिलेगा। हमें किस पे अवार्ड मिलेगा? पॉपुलेशन। ये आप लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। लेकिन आई वाज फ्लैबरगास्टेड कि अगर हमारा जो देखिए ना, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे मुल्क की वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उनका काम है इसको चेंज करें। देखिए ना, उस चेंज में अनपॉपुलैरिटी जरूर होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें सॉरी टू कट यू, कहीं ना कहीं ये एलिमेंट जरूर आ जाता है कि एक बंदे की इंडिविजुअल, एक इनफरादी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फैमिली को खुद प्लान करे, वो कितने बच्चे अफोर्ड कर सकता है, उनकी एजुकेशन। अच्छा, स्टेट क्या कहीं इन्फोर्स कर सकती है? इन्फोर्समेंट से अब स्टेट ये तो नहीं कर सकती कि पाबंदी लगा दे कि जी आप बच्चे पैदा नहीं, जैसे चीन में एक मॉडल था वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन व्हाट आई बिलीव स्टेट ये जरूर कर सकती है कि जो आपका 3rd किड है या चौथा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, वो एक्सपेंसिव हो जाए, या उसके ऊपर कुछ ऐसी इन्फोर्समेंट्स लगा दी जाए कि आप कम से कम उस बच्चे को प्लान करने से पहले ये सोचें कि हमें ये बच्चा मजीद महंगा पड़ सकता है या कॉस्ट करेगा। आई मीन इट्स जस्ट अ सजेशन और अ थिंग। आपके ख्याल में कैसे शुरू करें हम, क्या हो सकता है इसमें? बिल्कुल शुरू करना चाहिए, लेकिन जहां स्टेट आपको कुछ देती ही नहीं। हमें ना फ्री एजुकेशन मिलती है, ना फ्री हेल्थ मिलती है। हमारी स्टेट हमको क्या देती है? ना फ्री
छुट्टी मिलती है, आप थाने में जाके देखिए, आप जुडिशरी के चक्कर काट के देखिए, आप ब्यूरोक्रेसी के आगे पीछे फिर के देखिए, आप किसी दफ्तर में जाके देखिए, देयर इज नो फैसिलिटी जी, प्रोवाइडेड। साफ हवा तक नहीं देती स्टेट हमें, जो हमारा बुनियादी राइट है सांस लेने के लिए। तो आप कैसे उनसे कुछ विड्रॉ कर सकते हैं? आप तो दे ही कुछ नहीं रहे। आप एक सोशल, जो हमारी इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि जो गरीब है उसको खाने को मिले, उसको हर बंदा उसका ख्याल करे, तो वो कहेगा हाँ मैं 3 के 4 करूंगा तो मेरे ख्याल में कमी आ गई, उसको तो वही हम, आप देखिए माशाल्लाह इतनी चैरिटेबल हमारा कंट्री है, इतना हम चैरिटी करते हैं। हर फुटपाथ पे देखिए देग पे देग लोगों में बांटे जा रहे हैं कि भूखा कोई ना रहे, लेकिन देग बांटने से भूख तो खत्म हो जाती है, लेकिन आगे इकोनॉमी नहीं चलती। इकोनॉमी चलती है अगर आप लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दें, हर बंदे को, किसी को प्लम्बर की, किसी को इलेक्ट्रिशियन की। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो फिर बहुत लंबा सफर हो जाएगा ना, अगर हम इसको लोगों पे ही छोड़ दें कि चले एक टाइम आएगा लोगों के अंदर खुद अवेयरनेस आएगी, जो आजकल की यूथ है जिन्होंने कल अपनी फैमिलीज बनानी है वो इस पे सोचेंगे, और कुछ लोग सोच भी रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतरी इसमें आई भी है, लेकिन ये बहुत फिर तो लंबा चल जाएगा और उस वक्त तक तो हम इस काबिल नहीं रहेंगे। अभी हमारा जो खाली बजट का डेफिसिट है, आपसे पहले हम बात करते कुछ 9,500 अरब का है जो डेट सर्विसिंग के पैसे हमने देने हैं, पूरे ही नहीं हो रहे, तो ये तो फिर नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं इंटरवीन तो स्टेट को करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखिए ना, आपकी कोविड के ज़माने में टोटली फैमिली प्लानिंग की चीज़ें ही नहीं आ रही थी, बिकॉज वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। सो उस वक्त ये था कि सब लोग घर बैठे थे, कुछ तरीके अवेलेबल नहीं थे, सारे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट्स बंद थे कोविड की वजह से, तो आबादी में एक बूम आया। सो हमारी एक, देखिए आपको होलिस्टिक अप्रोच लेनी है, हम स्टॉप गैप वन अप्रोच लेते हैं, इस एजुकेशन इधर फ्री कर दो, हेल्थ उधर फ्री कर दो, आपको यूनिवर्सल करनी है। आप पॉपुलेशन के डिफरेंट चीजें अवेलेबल कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, टाइम तकरीबन खत्म हो गया, बस ये थोड़ा सा लास्ट में डेफ पैक के हवाले से हमें बता दें, ये इस हवाले से क्या काम करिए, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को लेकर क्या रोल प्ले किया जा सकता है, इसको जरा कंक्लूड कर दीजिए इन 30 सेकंड। इनकी बड़ी अच्छी हेल्पलाइन है, और जिससे कि आपको खैर ख्वाह, एक इनका स्लोगन है और उसका मकसद ये है, और जो आज बात भी आप कर रहे थे कि गुफ्तगू होनी चाहिए। जब दोनों कपल यानी मियाँ और बीवी इस फैसले को, जब शादी होती है तो डिसाइड करें हमारी क्या अर्निंग है, हम क्या बच्चों को तरबियत दे सकते हैं, हम कितने बच्चे पाल सकते हैं और उनको अच्छी आउटकम दे सकते हैं, ये सब चीजें गुफ्तगू हो। फिर आपके दफातर मौजूद हैं, उसको विजिट कीजिए, जो अपने आप वरीज हैं उनको रिमूव कीजिए, और हेल्पलाइन में भी अपनी वरीज को रिमूव करके डिफरेंट तरीकों को अपनाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बतूल साहब हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, और आपका बहुत शुक्रिया। पाक का बड़ा ये अच्छा इनिशिएटिव है जिस पर एटलीस्ट गुफ्तगू हो रही है, जिससे बातचीत हो रही है, इस टॉपिक पर बात होना ही पहले शुरू हो जाए, वो भी बड़ा ज़रूरी है ताकि आगे जाकर कुछ जो मेजर्स हैं ऊपर अमल दरामद भी हो सके। एक्सप्रेस में वक्त हुआ एक ब्रेक। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, आप ये बात कर लें, कू बकू फैल गई, बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी ऐसे कलाम जिनको गाया, अमर किया, और जब जब गाया कमाल गाया। हम बात कर रहे हैं सुर के बादशाह, जिनके बारे में लता मंगेशकर ने कहा कि उनके गले में भगवान बोलता है। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, आज उनके मद्दाह उनकी 12वीं बरसी मना रहे हैं। दुनिया गज़ल के शहनशाह हैं मेहदी हसन साहब। 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान लूना में पैदा हुए। उन्होंने 1956 में रेडियो पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर गायकी का आगाज़ किया। वाह, मेहदी हसन साहब ने जो गाया अमर कर दिया। एक्सप्रेस तो में वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब शामिल करेंगे सेगमेंट माइंड मैटर, जिसमें डॉक्टर कंवल खालिद आज बात कर रही हैं हिंदुस्तान की तारीखी मुसव्वरी में लाहौर के मुसव्विरों का क्या किरदार था। जी, मैं हूं डॉक्टर कंवल खालिद, और आज हम बात फिर से छेड़ेंगे लाहौर की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब तक तो अक्सर नाजरीन को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि लाहौर जो है वो मेरा शहर ही नहीं बल्कि मेरा इश्क ही है, और मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं मेरे साथ मेरी तायीद करेंगे कि जो लाहौर में आया वो लाहौर ही का हुआ। लेकिन इसकी बहुत सारी आज भी ऐसी डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर के कभी बात ही नहीं हुई, और उनमें एक बड़ी अहम डायमेंशन जिसके ऊपर के मैंने बड़ी तफसीली, और वो ये कि हम लाहौर शहर को एज एन इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट के तौर पे लेते हैं। अब ये क्या सिलसिला है, मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पीएचडी के लिए अपनी रिसर्च शुरू की
तो उस रिसर्च के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, लखनऊ के बारे में, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, इन सब शहरों के बारे में बात हो रही है, लेकिन लाहौर के हवाले से कोई इतनी बहुत ज़्यादा मुझे तफसीलात या किताबों में नहीं मिली, खुसूसन हमारे जो मगरिब के लिखारी हैं उनकी किताबों में नहीं मिली। तो उससे मुझे दिल को कुछ एहसास हो गई, कुछ इसको देखा जाए कि क्या कहानियाँ हैं। हमारे लोकल राइटर्स जो हैं, हमारे जो लोकल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में यकीनन लिखा, जिनमें के सदर फहरिस्त जो हैं अब्दुल रहमान चुगताई साहब, उन्होंने इसके ऊपर बात की। लेकिन उन्होंने भी जब बात की तो उन्होंने बहुत सारे नाम लिखे, बहुत सारी किस्से लिखे, लेकिन हमें कोई एविडेंस के तौर पे मुझे चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। चुनांचे मैंने फिर इसको खोजना शुरू किया। जब मैंने इसको खोजना शुरू किया तो मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो बुनियादी तौर पे मुसव्वरी के हवाले से था और मुसव्वरान लाहौर के बारे में मैं बात करना चाहती थी। तो ये तो मैं मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स में पढ़ती थी कि यहाँ के मुसव्वरान जो हैं बड़ा आला काम करते थे, उनके नाम भी मिलते थे, लेकिन उनकी पेंटिंग्स मुझे नहीं मिलती थी। तो इसी खोज में और इसी तलाश में जब मैंने लाहौर को रीडिफ़ाइन करना शुरू किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये शहर जो है ना सिर्फ ये कि अपने जोग्राफिकली इसने एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है, उसके साथ साथ इसने इस खित्ते के नज़रियाती असलूब को भी जो है एक नई जहत बख्शी और बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस ऐड की जो कि पहले इसमें नहीं थे। अब स्कूल ऑफ थॉट से हम ये मुराद देते हैं कि एक ऐसा सोचने का अंदाज़ जो सोशली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, कल्चरली हर लिहाज से अपने ख़ित्ते को इन्फ्लुएंस करे। तो लाहौर में ये तमाम चीज़ें मुझे दिखाई दी। अब उसमें फिर मैं अपनी बात पे आऊँगी क्योंकि मुसव्वरी जो है वो मेरा शौक़ है, और जब मैंने मुसव्वरी के हवाले से इसको देखना शुरू किया तो एक बड़ी ही मुझे दिलचस्प पैराडाइम शिफ्ट दिखाई दी हमारी पेंटिंग के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ख़ित्ता जो है मिनिएचर पेंटिंग के लिए बहुत जाना जाता है, और मिनिएचर पेंटिंग के हवाले से जो एक बहुत सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है वो मुग़ल एरा का है। तो जब मुग़ल दौर के अंदर मिनिएचर पेंटिंग का आगाज़ होता है तो हुमायूं के दौर में जब ईरान से हुमायूं आता है तो अपने साथ ईरानी आर्टिस्ट को, शोरा को, पेंटर्स को साथ लेके आते हैं। चुनांचे इन्होंने जब यहाँ पर आके अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की तो जो इन्होंने आर्ट प्रोड्यूस किया तो वो आर्ट जो था उसमें ईरानी असरात बहुत नुमायाँ थे। बड़ी कुदरती बात है, जिस ज़मीन से आए थे और जिस ज़मीन से वो ताल्लुक़ रखते थे वहाँ तो फ़न जो है दैट वाज लार्जर दैन लाइफ, और हमें उस दौर की जितनी भी क्रिएशंस मिलती हैं उनमें हमें ईरानी रंग बहुत नुमाया मिलता है। ख़ाह वो फिगर्स की पेंटिंग्स हैं, उनके फीचर्स हैं, बैकग्राउंड हैं, पौधे, दरख्त, जानवर, जो भी कुछ था उसमें ईरानी रंग बड़ा ही नुमाया था। और उसमें उनके दो पेंटर्स मीर अब्दुल समद और मीर सैयद अली का बहुत हाथ था। उसके अलावा भी बहुत सारे ईरानी फ़नकार काम करते थे। चुनांचे उस दौर की जो हमें मुग़ल दौर की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं वो बहुत एक ईरानी रंग के साथ नज़र आती हैं। इसी दौरान में शहंशाह अकबर लाहौर को अपना दारुल हुकूमत बनाते हैं और 1586 में 1586 में वो लाहौर आते हैं। अब जैसे ही वो लाहौर आते हैं तो उसके साथ ही हमें जो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग है उसमें एक बड़ा एक बदलाव नज़र आएगा। अब वो बदलाव बड़ा ही दिलचस्प है कि अब जो हम देख रहे हैं, अब इस दौर में बहुत सारी कुतब जो हैं वो इलिस्ट्रेट हो रही हैं, उन पे काम हो रहा है। बड़ी मशहूर किताबों पे कलीला व दमना, हमज़ा नामा, अनवार सुहेली और रामायण, महाभारत, ये तमाम कुतब जो थी वो अकबर के दौर में इनको लिखा गया और फिर इन्हें इलिस्ट्रेट किया गया। तो अब जो आके हम देखते हैं तो हमें मौजूदा जो आर्ट था उसमें लोकल रंग, इंडियन रंग बड़ा प्रोमिनेंट दिखाई देता है। हमें फीचर्स, हमारी जो बॉडी, कॉस्ट्यूम्स, डिज़ाइंस, ड्रेसेस, फूल, पौधे, जानवर, दरख्त,
हर चीज़ जो है वो हमें इंडियन दिखाई देती है, और उसमें बहुत सारे नाम भी हमें मिलते हैं। मसलन इब्राहिम लाहौरी थे, बसावन का नाम है, कल्लू लाहौरी है। ये वो लोग थे जिन्होंने कि आप समझिए कि पूरे के पूरे मुग़ल का एक जो अंदाज़ मुसव्वरी था उसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। और उस तब्दीली में एक बड़ा ही अहम एलिमेंट जो था वो पोर्ट्रेट पेंटिंग थी, कि इन्होंने जो शबीह साजी की वो बिल्कुल उसी शख्स के कैरेक्टर, उसके फ़ीचर्स के मुताबिक होती थी जिसको बनाया जाता था। और यही वो खसूसियत है जिसको जहांगीर आगे लेके चलता है, और जहांगीर के दौर की ये एक अहम तरीन खसूसियत है कि वो पोर्ट्रेट पेंटिंग में उसके दौर के आर्टिस्ट जो थे वो कमाल थे। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब भी अब हिंदुस्तान की मुसव्वरी देखें और आपको उसमें हिंदुस्तानी रंग, अपनी ज़मीन का रंग नज़र आए, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारे लाहौरी जो फ़नकार हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा हिस्सा है। शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने प्रोग्राम के आगाज में क्रिकेट की बात की थी। ये हो नहीं सकता कि क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, दो के बड़ा मध्यम धीमा वर्ल्ड कप है, हल्की आंच पे चल रहा है, और ऊपर से पाकिस्तान मैच इतने अच्छे नहीं खेल रहा, लेकिन बात तो करना ज़रूरी है। खैर, यूएसए वर्सेस इंडिया मैच हुआ कल, और उस मैच की आगाज़ में हमने बात भी की। इससे पहले कि हम उसकी जानिब जाएं, पाकिस्तान को हार के बाद शदीद तनकीद का सामना हुआ, फिर पाकिस्तान एक स्लाइड सा कम बैक किया बाय विनिंग फ्रॉम कैनेडा, और उसके बाद अब जो अगला इम्तहान है वो आयरलैंड के खिलाफ है। देखते हैं कि हम कैसा खेलते हैं। 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ लॉर्डल जो क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे ये मैच खेला जाना है, और बारिश के 47% चांसेस है। दैट्स रियली अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के 3 मैच खेलकर 2 पॉइंट्स हैं माशाल्लाह, जिसमें से एक मैच हम अमेरिका से और एक मैच हम भारत से हारे हैं, और एक मैच भारत हम जीते हैं। कल भारत ने बड़ी प्रॉमिसिंग विक्ट्री ली यूएस के खिलाफ, जिससे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ आसरा तो मिला। जैसे इन्होंने शुरू में कहा था कुछ सांसें बहाल हुई हमारी, लेकिन अभी तक हम सेफ नहीं है आमिन, बारिश को देखते हुए और सिचुएशन को। जी हाँ, 47% चांसेस हैं बारिश के भी। वैसे बादल भी हमारे पीछे पड़ गए हैं इमरान, जब प्रैक्टिस करनी होती है। आंखों की बरसात तो रुकी नहीं है, आंखों की बरसात तो चल रही है, दूसरी भी होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, और पाकिस्तानी टीम जो है वो क्या परफॉर्म करती है आयरलैंड का। अब हमें ऐसा कर दिया इमरान हमारी टीम ने कि हर टीम के लिए हमें अब वो दुआ करने के लिए लगा दिया। हमें हर एक टीम को सीरियस लेना पड़ रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आयरलैंड से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। कर दिया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ढीठ वाकई कर दिया है। इस सारी जो क्रिकेट सिचुएशन है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर इमरान, आपको भी और हिना आपको। सर थैंक यू। मिर्जा साहब, अगर पहले ही बात कर ले पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो बड़ा हम डिसअपॉइंट चल रहे हैं, और कुछ मेजर सर्जरीज का जिक्र भी किया मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन अब वो अपनी उस स्टेटमेंट से भी थोड़ा पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं टीम को सपोर्ट करें, अभी उनको सपोर्ट की जरूरत है, और प्रेशर में आ जाती हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? भाई, सर्जरी का सुन के तो कुछ क्रिकेटर्स कोमा में चले गए हैं। अब इनका जो है ना सर्जरी का इलाज यही है कि इनको बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में क्लीन अप ऑपरेशन किया जाए, वरना मुश्किल है। और इसीलिए वो थोड़ी सी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि कोमा से बाहर निकला है और आखिरी मैच 16 तारीख को जीते। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की किस्मत का फैसला 14 जून को होगा, जब अमेरिका आयरलैंड के मध्य मुकाबले होगा लॉर्डरेल में, जिसका पुराना नाम फोर्ट लॉडरडेल है, और वहां का स्टेडियम रॉबर्ट काउंटी का मैं गया हूँ, वहां पर वो एक प्रॉपर पिच है। लेकिन जो कनाडा, जो अमेरिका और आयरलैंड का मैच है इमरान, उसमें बारिश की 70% पेशगोई की गई है। अगर सपोज वो मैच वॉश आउट होता है तो अमेरिका को 1 पॉइंट मिल जाएगा और अमेरिका के 5 पॉइंट हो जाएंगे, और फिर 16 तारीख का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, वो हमारी तमाम उम्मीदों को कहीं बहा कर ना ले जाए अपने साथ ही। तो अब देखते हैं ये है कि आया 14 का मैच होता है, और 14 के मैच अब मिर्जा साहब आप हमें ये बताएं, वैसे तो आप डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, सर्जरी में कुछ हिस्सा आपको भी दिया जाना चाहिए, लेकिन हम सर्जरी बाय एनालिसिस कर सकते हैं, वो हम करते रहते हैं। आप ये बताइए कि अब दुआ हमने किसके लिए करनी है? तैयार तो हैं हमने दुआ बारिश को रोकने के लिए करनी है, खिलाड़ियों के अच्छा होने के लिए करनी है, या पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड मैच के लिए दुआ करनी है? जरा एक डायरेक्शन तो दें हमें, दुआ कैसे करें? पहले तो हमें सबसे पहले तो बारिश को रोकने की दुआ करनी है, अल्लाह ताला अपने रहमत को ना बरसाए, क्योंकि अगर बारिश बरस गई तो हम उस बारिश में बह ना जाए। क्योंकि मैच में अगर 1-1 पॉइंट मिला आयरलैंड को और यूएसए को, तो यूएसए के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर दूसरे मुसल्ला बिछाकर बैठे हमेशा अगर मगर
और हम दूसरी टीमों पर इन्हिसार करते हैं। आपको याद होगा 2022 के वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप था, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और फिर पाकिस्तान के रास्ते जो है हम बाहर हुए। तो अब दुआओं पर ही है, दुआओं के साथ साथ दवा की जरूरत थी, लेकिन इस टीम को मेरे ख्याल में दवा की कुछ जरूरत से ज्यादा ही इसको बात सर्जरी तक चली गई है। हाँ, बाल सर्जरी, लेकिन सर्जरी के बाद भी अगर कहीं कोई कोमा में चला गया तो फिर निकालेगा कौन सर्जरी के बाद? नहीं तो असल ये में बड़े मसाइल हैं। डॉक्टर सर्जन डॉक्टर मोहसिन नकवी, डॉक्टर वहाब रियाज, ये इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स तो हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ये कॉम्पिटेंट, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू अ सर्जरी? आपको नहीं लगता? आपने डॉक्टर वहाब रियाज की बात की, उन्हीं की वजह से तो डुबोए, हम डूब गए इस सूरत हाल तक, हम उन्हीं की वजह से। ये वो डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन के बाद तौलिया अंदर छोड़ देते हैं। और एक ऐसा डॉक्टर के जिसने जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को डुबोने में रोल प्ले किया है, वो क्या सर्जरी करेगा? उसने तो ऐसी गलत दवाएं दे दी कि टीम का बेड़ा गर्क हो गया। टीम अगर अमेरिका से भी हार जाती है, भारत से भी हार जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी तो डॉक्टर को कबूल करनी चाहिए ना, इस प्रोफेशन को छोड़ देना चाहिए उसे। सही बात है। अच्छा, अभी तक इंडिया की टीम पे मैं थोड़ा सा आपका कमेंट चाहता हूं, बिकॉज एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी भी है, आई एम वन ऑफ द फैंस, बहुत अच्छी क्रिकेट वो लोग खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मैच में उनकी जो स्ट्रेंथ है, बहरहाल अगरचे कि अब उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है, खासतौर पर अगर जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, उनके होने से बहुत अच्छा उनका बॉलिंग अटैक हो गया, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत बुरी तरह लड़खड़ाई, और जो विराट कोहली हैं, जो उनकी बैकबोन समझे जाते हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। कल भी उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया। तो आप इंडिया का वो मोमेंटम देख रहे हैं जो एक यूजुअल अच्छी टीम का विनिंग मोमेंटम होता है, या आपको लगता है कि नहीं, अगर पाकिस्तान जैसी बॉलिंग कहीं पड़ गई, आगे अच्छे मैचेस आ रहे हैं, तो इंडिया की टीम को प्रॉब्लम हो सकती है? आप कैसे देख रहे हैं उनकी क्रिकेट को? देखिए इमरान, इंडिया क्वालिफाई कर गया है सुपर 8 के लिए, और अब इंडिया के सबके सुपर 8 के मैचेस वेस्ट इंडीज में होंगे। ये आखिरी मैच था कल जो हुआ, जिसमें इंडिया की थोड़ी बैटिंग लड़खड़ा रही थी, वो यहाँ पर न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। तो यहाँ की पिच पे कोई भी टीम मैक्सिमम 137 रन बनाने में कामयाब हुई, और ये पिच जो थी ये बॉलर्स की जन्नत और बैट्समैनों का कब्रिस्तान साबित हुई। बैट्समैन जिद्दोजहद करते हुए नजर आए। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है, 3 मैचेस में नाकाम हुआ है, 5 रन है टोटल उसके, लेकिन हर बड़ा खिलाड़ी जो है वो फिर उसके बाद कम बैक करता है। तो मुझे तवक्को है कि जब वेस्ट इंडीज में इंडिया खेलेगा सुपर 8 मरला, तो फिर डेफिनेटली विराट कोहली क्वालिफाई कर जाएगा। आज न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ आप देखें कि न्यूजीलैंड को वेस्ट इंडीज ने 13 रन से हरा दिया, और न्यूजीलैंड का अब चांस ही नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज की टीम जो है और उसके अलावा अफगानिस्तान, ये दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। तो न्यूजीलैंड के इतने टॉप के क्रिकेटर्स हैं, उसके बावजूद उनके साथ क्या हुआ था? अगर हम मोड़ कर देखें पाकिस्तान न्यूजीलैंड की तरफ, तो कम से कम अपने आंसू हम पोंछने में कामयाब हो सकते हैं कि यार हमने बुरा नहीं किया, दीगर लोगों ने भी बुरा किया, लेकिन हमें अच्छा करना चाहिए। तो मिर्जा साहब, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने तो सुपर 8 के लिए कर लिया है क्वालिफाई। सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कितने % चांसेस बनेंगे अगर ये सारी दुआएं जितनी हमने भी सोची हैं कि हम मांगे, अगर कबूल हो जाती हैं तो सुपर 8 दादा साहब पे देख शेख दे, हम अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मजार पे जाएं। तोता रख लें जो फाल निकालेगा कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा या अफगान जीतेगा, मुझे तो यही लग रहा है। उसके अलावा क्या है, तवक्को है पाकिस्तानी टीम से, और जब हमारे सर पर आफत आती है तो शायद फिर हम थोड़ा मुतारिक हो जाते हैं। लेकिन हमने इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर हमें उस वाला जो मैच था जो हम जीते हैं आखिरी मैच कनाडा से, उस मैच में हमें 14वें ओवर में रन स्कोर करने चाहिए थे, और हम 18वें ओवर तक ले गए। अगर हम 14वें ओवर में करते तो हमारा नेट रन रेट और बेहतर होता, लेकिन हम पर शिकस्त का इतना खौफ तारी था कि हम बहुत स्लो खेले। कोशिश तो नहीं दुआ करें, दुआओं की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम पहुंच गई, अब वहां दुआ करें कि वहां किसी कवाली नाइट में शिरकत ना करे लॉडरडेल में, और कहीं और मसला तो इस चेज का ये है कि खुद हमारे कप्तान और सीनियर तरीन रिजवान क्रीज पे मौजूद रहे, दे कुड मेक द मोमेंटम। कोई इतना मसला नहीं था 20-25 गेंदे पहले चेज करना, कोई आगे मतलब खुदा न खास्ता 90s की वेस्ट इंडीज की टीम नहीं खेल रही थी, इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक कोई नहीं था, कनाडा थी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब अब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हुई है अमेरिका के अंदर, और वंस अगेन जो BCCI है वो कह रहा है कि अगर हमारी हुकूमत ने समझा तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगे। तो अभी उसमें वक्त तो है अगले साल तक का, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इम्कानात हैं इसको लेकर, कोई डेवलपमेंट हो पाएगी? एक तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, पहले हम ये ताना देते थे इंडियंस डरते हैं हमसे, खेलते नहीं है, अब तो ये भी नहीं कह सकते अमेरिका से हार गए हम। देखिए इमरान, अब तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी जो है भारत के वजीर आजम बने, और जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात क्रिकेट के इतने कुछ गवार नहीं रहे। बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं रही, 2007 से 17 बरस हो गए।
हाँ देखें, अब जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि आज न्यूजीलैंड जिस तरीके से हार गया, अगर हम देखें तो ग्रुप ए से जो है वो इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए, और फिर अगर आप ग्रुप बी की सूरत हाल पर नजर डालें तो ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है, और ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर चुका है, तो और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है। तो 4 टीमों का तो फैसला हो गया है, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया, 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। अब हमारी टीम की नजरें जो है वो लगी हुई है अमेरिका का जो मैच हो रहा है आयरलैंड से, उस मैच पर कि अगर आयरलैंड अमेरिका को हराता है, हम आयरलैंड को हराते हैं बड़े मार्जिन से, तो फिर हम क्वालिफाई कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो बस दुआओं की जरूरत है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पैथेटिक रही है, और जिस तरह इमरान आप शुरू में कह रहे थे कि हमारे तजुर्बाकार बैट्समैन है, मैंने पहले भी कहा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारे बैट्समैन अपने लिए खेल रहे हैं, मुझे तो और अपने लिए जब खेलते हैं तो यही होता है। यही होता है मेरे साथ। मुझे तो ये खतरा है कोई एक आध बादल ना अमेरिकन भेज दें सिर्फ ग्राउंड के ऊपर जो बारिश बरसाता रहे और एक पॉइंट उधर चला जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई मीन हम अमेरिका में हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन बारिश तो पाकिस्तान में भी हो रही, लोगों की आंखों से हाँ, आंसू के साथ साथ मिर्जा साहब डिसअपॉइंटमेंट का ये आलम है कि गुजरावाला में ये जो T20 में अमेरिका और भारत से शिकस्त पर ना मैच हारने पर अदालत में पिटिशन दायर कर दी है। हमारे कोई वकील साहब हैं जो काफी हर्ट हुए, तो उन्होंने पिटिशन भी दायर कर दिया कि हमारी टीम हार गई है। तो उसकी तारीख अगले साल तक के लिए दे दी जाएगी जब तक मामला दुरुस्त हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और इस आप पॉइंट के ऊपर जो वर्ल्ड कप पहुंच चुका है अपना तजिया हमारे सामने रखा। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग अपना तजिया हमारे सामने रख रहे थे, और चूंकि हमने इनको डॉक्टर कहा था 1 साल पहले, सर्जरी की बातें अब होना शुरू हो गई हैं, तो देखें हम कितना एडवांस चल रहे हैं। अब देखते हैं वो सर्जरी किस हद तक कामयाब होती है, कहीं बात होम्योपैथिक पे ही ना चली जाए, मतलब ऐसी दवाएं जो जिनका फायदा नुकसान दोनों ना। इस पर बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप फसाना दिल को ना सुना उसने जो से फसाना दिल को ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, तो फिर उम्र गुज़री है मगर दर्द न जाना दिल का, उम्र गुज़री है मगर दर्द न जाना दिल का।
बहुत खूबसूरत आगाज़, इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह अच्छी करने में हम कामयाब हुए हैं कुछ हद तक। हम मुख्तलिफ असनाफ के आर्टिस्ट तो आपके सामने लाते रहते हैं, हमारी कोशिश होती है, क्योंकि मौसीकी के इतने ज़्यादा जॉनराज हैं, इतने मुख्तलिफ अंदाज हैं। कवाली कदीम तरीन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और फिर हमारे बड़े सग़ीर की पहचान भी है। हमारे मौजिद भी इस कवाली के बनाने वाले हमारे, उनका ताल्लुक़ भी इसी सरज़मीन से है। और आज हमने कहा कि कवाल, उभरते हुए कवाल आपके सामने लेकर आते हैं। और वैसे लकीली फैसलाबाद, लाहौर वगैरह की जो ज़मीन है ना, ये बड़ी ज़रखेज़ है, इसमें इतने अच्छे अच्छे कवाल हुए हैं कि हम क्या बताएँ आपको। तो हमारे साथ आज औसाफ फ़तेह अली मौजूद हैं, जिन्होंने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। ये कैसा गा रहे हैं ये तो आपने सुन ही लिया होगा, और आपको कैसा लगा है ना? बेहतरीन। मतलब कवाली तो हमेशा से मेस्मराइजिंग होती है, लेकिन इस तरीके से जब आप लाइव सुन रहे होते हैं तो और कलाम अगर नसीरुद्दीन नसीर साहब का हो, रहमतुल्लाह अलैह, बहुत खूबसूरत शायर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और फिर इतने अच्छे अंदाज से कंपोज किया गया, और नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और फिर इन नौजवान ने बहुत खूबसूरती से। साफ क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम आप सब। आपको वेलकम करते हैं एक्सप्रेसो में। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, हमारे सेट पे आके? कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा लगा और बड़ा आप लोगों ने प्यार किया, बड़ा अच्छा लगा। आपको हमने सोशल मीडिया पे देखा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लोगों ने आपको सराहा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बहुत अच्छा फनकार सामने आए तो हम उसे अपना प्लेटफॉर्म न दें। कब से आप माशाल्लाह इस फील्ड से वाबस्ता हैं? इस फील्ड से जी मुझे 2 साल हो गए कवाली करते। ठीक है, तो बस अभी सीख रहे हैं। अच्छा, 2 साल हुए अभी। यू आर टू यंग माशाल्लाह। जी। अच्छा, 2 साल में माशाल्लाह आपने बड़ा कुछ सीख लिया है। क्या शौक बचपन से ही था या फिर 2 साल कबल ही शौक हुआ और फिर ही सीखना शुरू किया? मुझे बचपन से बेसिकली कवाली का शौक नहीं था। अच्छा। बस मुझे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मोहब्बत हुई, तो उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है। तो बस यही कोशिश करते हैं कि बस उनको फॉलो करें और बस परफॉर्म करें। और आपके नाम के साथ फ़तेह अली की जी। वजह भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नहीं, मेरे वालिद साहब का नाम भी फ़तेह अली। इत्तफाकन, और आपके रूहानी उस्ताद भी फ़तेह अली। जी। तो वो रंग आप में थोड़ा नजर भी आ रहा है, जी। जारी बात है, वक्त के साथ साथ और बेहतर होगा। कवाली ही क्यों आपने चूज़ की? नुसरत फ़तेह अली खान साहब की वजह से, या कोई फैमिली की तरफ से चला आता है, या फिर आपको खुद कवाली का शौक था, किसी और जॉनरा की तरफ नहीं गए आप? क्योंकि मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुना है, तो बेसिकली वो भी कवाली करते थे, तो बस फिर इसी वजह से शौक पड़ गया कवाली। और इसी वजह से आपने, और आगे जी। कवाली को ही लेके चलना है। जी। अब वैसे कवाली में भी इतनी जिद्दत आ गई है नाजरीन, कि जी। सिर्फ कवाली महज खानकाहों दरगाहों तक महदूद नहीं रही, इतना जी, जी। उसमें भी ग्लैमर, इतना कमर्शियलिज्म है, और कवाल बड़े महंगे महंगे हैं। मतलब बहुत सबसे महंगे कवाल ही आते हैं इवेंट्स के ऊपर भी। तो साहब बहुत अच्छा लगा मैं सुन के, कुछ और हमें सुनाइए आप। जी। गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, आफतों के दौर में आफतों के दौर में, आफतों के दौर में
सा 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 रे 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 सा 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 रे 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 सा गा 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 सा मा 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 सा पा 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 सा दा 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 सा नी 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 सा दा 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 नी नी दा 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 नी नी दा 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 बेहतरीन, बहुत वाह वाह वाह। बताइएगा कि प्रोफेशनली इसको लेकर आप चल रहे हैं अब, या इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? नहीं जी, प्रोफेशनली इसको लेके चल रहा हूँ। मेरा खुद का कवाली का ग्रुप है। अच्छा जी जी। तो ये बताएं कि आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इसी को लेकर आगे एक्सपैंड करना है, इसी तरीके से चलना जी है? जी, फ्यूचर प्लान सिर्फ कवाली है। और आपने अपना भी खुद कुछ लिखकर अभी तक? जी जी, प्रोजेक्ट्स कवाली आ रहे हैं, बनाई है? अभी बनाए हैं प्रोजेक्ट्स भी, तो वो भी लॉन्च होने हैं। ठीक है ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त हमें लगा आपसे मिलके, आपके काम को जान के सबसे पहले। और शख्सियात इतनी आम नहीं होती, जब उनका काम सामने आता है देन हमें पता चलता है कि कितना टैलेंट इनके अंदर अल्लाह ने रखा है। और जैसा कि मैंने कहा, इनका ताल्लुक ऐसी, आप बुनियादी तौर पे फैसलाबाद से हैं, राइट? सो फैसलाबाद की ज़मीन ही ऐसी है जी, सुरीली ज़मीन माशाल्लाह, जुगतनु साइड ते कर दो, फिर सिर्फ सुरदी गाल, किसी भी आर्ट की बात कर लें माशाल्लाह, तो अल्लाह ने बहुत नवाजा है। और एक आइकॉनिक नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, शेर अली, मेहर अली साहब, आई मीन यू नेम इट, क्या ज़बरदस्त बड़े बड़े नाम हैं। तो और पाकिस्तान में कवाल ख़ास तौर पे बहुत ही कमाल के मौजूद हैं। खैर जनाब, इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त चाहें सेगमेंट से, एक और कुछ सुनते हैं कवाली, एक दो शेर और सुनते हैं और फिर इजाज़त चाहते हैं। और आपके शुक्रिया के साथ औसाफ के आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे प्रोग्राम को बड़ी रौनक बख्शी। सुनते हैं जी और फिर आगे बढ़ते हैं। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मेरा बहुत ज़्यादा। मौसम की क्या बात है जनाब, मुल्क में शदीद गर्मी का राज बरकरार है और सूरज जो है मुसलसल आग बरसाता जाता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद गर्मी पड़ने की पेशगोई भी की है और यही कहा जा रहा है कि 19 जून के बाद मुल्क में प्री मानसून की जो बारिशें उनका इम्कान है। इमरान, कैसी सुबह थी जब आज आ पाए? मौसम गर्म था। मैं तो अंदाजा पता है कैसे लगाता हूँ, पानी से। वॉशरूम टैप खोलें, रेस्टरूम, पता लग जाएगा आपको कि कितना
गर्म है ऐसा उससे मौसम। अंदाजा हो जाता है, और आज बहुत गर्म पानी Good था। अलग idea. से बात कर तो अंदाजा हो रहा था कि बाहर धूप की क्या सिचुएशन है। दूसरा, आपका क्यों इतना इंटरेस्ट है? आपके आमों के बाग हैं? आपकी फसलें अच्छा, उतरने वाली आपका हैं जो जिससे- मूड है ना वो डायरेक्टली हाँ, मौसम के साथ मूड, वही अच्छा ये जुड़ा क्लियर होता करें है। ना, हाँ। हमने कहा पता नहीं कोई आपकी फसलें इस वजह से। खैर जनाब, हमारे साथ सरदार सरफराज साहब हैं, ये तो हमने लाइट मोड में बात कर ली। सरदार साहब से जरा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि क्या ये जो है ना इन्फॉर्मेशन दे रही है ठीक है या नहीं। उनसे पूछ लेते हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें ये 19 जून वाली खबर कंफर्म करें ना, प्री मॉनसून वाली, दुरुस्त है ये? क्या हो रही है 19 जून के बाद इंशाल्लाह बारिशें? जी जी बिल्कुल, इम्कान अच्छा बन रहा है। और ज़ाहिर है मानसून के अनसेट होने से पहले की जो बारिशें होती हैं उनको हम प्री मानसून बारिशें कहते हैं। तो यही इम्कान बन रहा है कि 17 या 18 तक तो गर्मी जैसे आपने खुद जिक्र किया ठीक ठाक पड़ेगी, और उसके इससे आगे फिर रिलीफ है कि कुछ आंधी चलेगी, बारिशें होंगी, गरज चमक वगैरह, और फिर टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। अच्छा बेशतर जी। और ग्रेजुअली वही नॉर्थ ईस्ट पंजाब है जो हमारा लाहौर, नीचे कसूर और ऊपर सियालकोट, नारोवाल और झेलम, ये जो पट्टी है पहले वहाँ से शुरू होकर फिर ग्रेजुअली नीचे साउथ पंजाब तक, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान तक और अपर सिंध तक, इन तमाम इलाकों में उम्मीद है कि 2-3 दिन का स्पेल होगा तो अच्छी बारिश, उनका पहले अच्छे शावर होंगे इंशाल्लाह। तो ये तो सरदार साहब 19 जून की बात है, उससे पहले भी कुछ बता दें ईद कुर्बा पे मौसम का क्या होने वाला है? ऐसी गर्मी रहेगी, कुछ है इम्कान के बादल बरस जाएं? उससे पहले कोई ख़ास इम्कान नहीं है, किसी इक्का दुक्का जगह पे हो सकता है कोई शाम के वक्त कोई इस तरह से हीटिंग के बायस कोई आंधी चले, लेकिन कोई ऐसा उसमें ना कोई इस तरह का रिलीफ दिखाई नहीं देता। 18 तारीख तक तो मैंने आपको बताया कि इसी तरह की गर्मी पड़ेगी, कोई मतलब मिड 40 से ऊपर 45, 46, 47 हो सकता है, 48 तक भी कुछ इलाकों में टेम्परेचर चला जाए। और बिलखुसूस जो डीजी खान वगैरह की पट्टी है उसमें तो दोबारा से कोई 48 प्लस में 50 तक ना चला जाए, ये भी खदशा है। अच्छा, तो ये जो हीट वेव है ये कहीं हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनको भी हिट कर रही है इस वक्त? क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट्स आ रही हैं वहाँ से? देखिए अभी कोई लोकली तो हुई है, जाहिर है कि वहाँ आइस मेल्टिंग खासी हुई है, और जो लोकल जिसे कहते हैं ना उसके बायस जो वहाँ के लोकल स्ट्रीम नदी नाले, उसमें पिछले दिनों भी मेरी वहाँ के अपने कोलीग है उनसे बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि लोकली तो हुआ है लेकिन उसका इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम नीचे नहीं आया, लेकिन ग्रेजुअली जाहिर है कि टेम्परेचर हाई होते जाएंगे तो हाँ उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, कराची के हवाले से, आपका अपना शहर भी है, वहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी? वहाँ के लोगों के लिए क्या है कराची के लिए? जून शुरू होते ही यहाँ का जो टेम्परेचर जो मई में बिल्कुल वो थी, सफोकेशन वाली कैफियत होती थी, 38 प्लस टेम्परेचर और उसके साथ 50 से 60% ह्यूमिडिटी, तो बहुत ज़्यादा एक तरफ वेदर होता था, तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। अब ये कि सी ब्रीज अच्छी चलती रहती है। अच्छा। और 10-12 नॉटिकल माइल की स्पीड से, और फिर कुछ ना कुछ बादल सुबह में शाम में होते हैं, तो अब 35-36 इसी रेंज में रह रहा है कराची। ठीक है जनाब, वाहिद चीज़ है जो कराची वाले गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं है, तो हम दुआ करते हैं कि वो अच्छी मिलती रहे उनको, वो अच्छी हवा है समंदर की। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। ईद गर्मी की, अगर आपने कुर्बानी प्लान किया है ईद के तीनों दिन किसी भी दिन कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मौसम गर्मी रहेगा, लेकिन 19 जून के बाद एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह प्री मानसून का आगाज़ होगा, मौसम थोड़ा अच्छा होगा, टेम्परेचर्स नीचे चले जाएंगे। इस अच्छी खबर के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। हाँ जी, ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।